Today, starting with the respiratory examination, जब आपके पास है, starting with which complaints the patient usually presents, कि जिसका हमने respiratory examination करना है. Second, position of the patient. Third, करना किस तरह है. Then findings आपकी इंटरप्रेट आपको उसको. Starting with the which कि किस कंप्लेन के साथ अगर पेशेंट है तो यू विल एग्जामिन फॉर द चेस्ट. चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, ऑर्थोपनिया, ठीक है. और और कफ कफ और चेस्ट की शेप अगर डिफॉर्म हुई है. ठीक है. डिफॉर्मिटी हो. ठीक है. वो आरटीई का पेशेंट है, ठीक हो गया. कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, यू विल ऑलवेज ऑस्कल्टेट फॉर द चेस्ट या यू विल ऑलवेज एग्जामिन द चेस्ट. तो कोई प्रोमिनेंट वेन्स भी अगर हों चेस्ट में. जो आप पे कौन सी प्रोमिनेंट वेन है? नहीं सर, चेस्ट में मतलब बैक. अच्छा बैक. Whenever the patient comes, usually जब भी आपके पास आएगा, ज़्यादातर आएगा कफ के साथ आ रहा था, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा है, तो वी विल एग्जामिन द चेस्ट आपके पास. ठीक है. मेन कंप्लेंट जिसके साथ आ रहे थे. बट अगर कोई डिफॉर्मिटी है, अगर कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्ट पेन, यू विल ऑलवेज ऑस्कल्टेट द चेस्ट. ये हमेशा याद रखिए. ठीक होगा. स्टार्टिंग विद एग्जामिनेशन रिगार्डिंग अगर हम रेस्पिरेटरी करते हैं तो कितने पार्ट्स होते हैं एग्जामिनेशन की? सर इंस्पेक्शन होता है, फिर पैल्पेशन और परकशन और ऑस्कल्टेशन. ठीक है. स्टार्टिंग विद आपके पास होता है कि पोजीशन ऑफ द पेशेंट कैसी होनी चाहिए इफ़ यू आर एग्जामिनिंग द बैक ऑफ द चेस्ट. सर ऐसे बैक एंड यू विल अप्रोच ऑन द राइट और लेफ्ट साइड. राइट साइड ऑफ द पेशेंट. ओके फाइन. और और उसके क्लोथ्स रिमूव होने चाहिए. एक्सपोजर आपके पास होता है. हमेशा उसको याद रखें कि दैट यू विल आस्क द एग्जामिनर और द पेशेंट दैट यू वांट टू एक्सपोज द पेशेंट. नेवर आपके पास ऐसे नहीं है कि एग्जामिनेशन ऊपर से हो जाए. नहीं, ये इररिस्पेक्टिव देखें. वो इन अगर हम बात कर रहे होते हैं कि आपके पास मे बी द फीमेल पेशेंट, नॉट दिस. अगर हम इसमें बात करते हैं एमबीबीएस, शायद आगे कोई ना कहीं एग्जामिनेशन में कोई फीमेल पेशेंट भी आएगी. ठीक हो गया. तो दैट्स नॉट कि हमारे नॉर्म जैसे हैं क्योंकि वो कहेंगे ओके फाइन, डू नॉट गो फॉर द एक्सपोजर. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल आस्क द पेशेंट एंड द एग्जामिनर दैट यू वुड लाइक टू एक्सपोज द पेशेंट. यस सर. ये याद रखना है. ठीक होगा. इसके मार्क्स होते हैं. नहीं करोगे ऊपर से, वो कहेंगे आपने पूछा कि नहीं. आप कहेंगे फीमेल पेशेंट का पूछा, नहीं पूछा, वहीं पे फेल करेगा. अगर सारा एग्जामिनेशन ठीक भी किया, वाइवा भी किया. सर राइट साइड ऑफ द पेशेंट यानी इस पेशेंट की हमें इस साइड से. ये राइट मतलब Patient राइट का- साइड पेशेंट लेटा हुआ ना. अच्छा लेटर वो बैक. तो आपने हमेशा अप्रोच राइट साइड की उस पर है. मतलब अभी तो बैक हमारी तरफ होगी. यस सर, वो उसकी. सर तो ये वाली चीज़ है. राइट साइड की अप्रोच है. लेफ्ट साइड पे चले गए, एग्जामिनेशन सारा कर लिया, जो मर्जी कर लो, फेल वहीं पे वो करेगा. ठीक होगा. सेकंड आपके पास हो गया कि इफ़ फॉर सपोज लेट्स अ फीमेल पेशेंट, तब क्या कहेंगे एग्जामिनर? सर या तो फीमेल अटेंडेंट का होना ज़रूरी है, जो मैंने आई गेस पढ़ा था. या तो नहीं. नहीं मतलब ये या तो खुद डॉक्टर फीमेल हो, अगर नहीं है तो मेल की केस से फीमेल अटेंडेंट का होना ज़रूरी है. उसके मौजूदगी में हम एग्जामिनेशन कैरी आउट कर लेंगे. सेकंड. या कोई रिलेटिव साथ हो. ठीक है. एक भी हो गया कि कोई फीमेल अटेंडी हो या आपके पास कहे कि कोई फीमेल स्टाफ हो. फाइन. सेकंड, उसके अलावा और क्या चीज़ प्री रिक्विजिट्स आती है? कंसेंट प्रॉपर होना चाहिए सर. वो होना चाहिए प्रॉपर, मतलब उसको प्राइवेसी कर लें, उसको साथ लगा कर्टन वगैरह लगा. कर्टन आपके पास होना चाहिए. ठीक होगा. कोई आपके जैसे हम कहते हैं शीट होनी चाहिए, वो आपके पास कवर करने के लिए. इवन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जामिनेशन आपके पास है, ये आपके पास 3 चीज़ें प्री रिक्विजिट्स हैं. जब आप ये पूछते हैं और अगर वो आपको कह देता है ना कि हाँ ठीक हो के गो विद एक्सपोजर, तब आप वहाँ पे फंस जाते हैं कि करना क्या. ठीक हो गया. तो अब आपने वो 3 चीज़ें आपसे सुनना चाहेगा कि एक फीमेल अटेंडेंट चाहिए. ठीक है, एज अ मेल डॉक्टर. सेकंड वो आपके पास वो कहेंगे कि जो मुझे एक शीट चाहिए उस पर. थर्ड आपके पास है कि मुझे एक कर्टन चाहिए. जब आप ये कहते हो तो कि वो कहते हो कि फाइन प्रोसीड विदाउट एक्सपोजर. तो इसका मतलब है वो ये आपसे सुनना चाह रहा था कि आपको पता है कि ड्यूरिंग फीमेल एग्जामिनेशन क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट्स आपके पास होती हैं. कॉन्सेंट तो आप पहले ले चुके होते हैं. ठीक है. कॉन्सेंट उससे बिफोर होता है. ये उसके बाद प्री रिक्विजिट्स आते हैं. Yes, ठीक sir. हो गया. अब उसके बाद जब ये हम कर लेते हैं, यू विल अप्रोच द राइट साइड. नो विल स्टार्ट द एग्जामिनेशन. उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. विल एक्सपोज अभी हम बात करेंगे. उसके बाद आपको एग्जामिनेशन में उसको क्या बताऊँगा कि क्या क्या होता है. विद दिस अगर मैं बात करूँ बैक ऑफ द चेस्ट, इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखनी है? सर शेप ऑफ चेस्ट देखनी है सर. रिस्पिरेटरी रेट देखना है उसका, हमने वो देख के तो फुट एंड पर आके हम उसका रिस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट भी करेंगे एग्जामिनर के सामने.
दो और सर कोई स्कारिंग या कोई ब्रूज वगैरह तो चेस्ट पे नहीं है? 3 कोई शेप डिफॉर्मिटी पर इनकार्नेटम और एक्सकार्नेटम पिजन ठीक है। चेस्ट एंड फनल चेस्ट देख लेंगे। 4 और चेस्ट ट्यूब तो नहीं डली। कुछ चेस्ट ट्यूब शाबाश तो नहीं डली। और टाइप ऑफ रिस्पिरेशन के एब्डोमिनल थोरेसिक या थोरैको एब्डोमिनल। शाबाश 5 6 इरेगुलर चेस्ट तो नहीं है सर। मगर पैराडॉक्सिकल मूवमेंट तो नहीं है चेस्ट की, वो भी हमें विजिबल हो जाएगी। 7 और ब्रूजेस हो गया मैं बताया। चेस्ट मूवमेंट रिड्यूस्ड चेस्ट मूवमेंट तो नहीं है, वो भी हम देख सकते हैं सर। चेस्ट मूवमेंट रिड्यूस और वेन्स ठीक हो गया 9 और ठीक हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस के स्टार्ट क्या हुआ था, क्या क्या देखना पड़ा? सर शेप ऑफ चेस्ट देखेंगे ना, फिर Fine. फुट एंड पे आके रेस्पिरेटरी रेट पे शाबाश। करेंगे। मुझे ये बताओ कि इफ़ आई वांट टू एग्जामिन योर रेस्पिरेटरी रेट, मैं तुम्हारा मुंह उधर करा के बैठाऊंगा, पीछे से चेक करूँगा रेस्पिरेटरी रेट कितना? नहीं मतलब वो लेटा होगा। चेक करो। हम तो ये कर रहे हैं, मैंने बिठाया हो मरीज को, चेक द रेस्पिरेटरी रेट। कैसे करो? तो पहले जब पेशेंट लेटा होगा तब नहीं होगा। एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को बिठाया होगा, फाइन, अच्छा जी ठीक है बैठो, एग्जामिन द चेस्ट, बैक ऑफ द चेस्ट। कैसे करो? अब यहीं पर मुझे बताओ कि पिजन शेप चेस्ट पीछे से कहाँ से देखेंगे? कैरिनेटम है या एक्सकवेटम? मैंने तो तुम्हें कमांड दी है कि बैक ऑफ द चेस्ट की इंस्पेक्शन बताओगे, तो मुझे फ्रंट ऑफ द चेस्ट की इंस्पेक्शन बताओ। तो वो असल में रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन मिक्स कर दिया उसके। इतना तो तुझे पता ना कि बैक इधर है फ्रंट इधर है। याद रखो कि जो एग्जामिनेशन होगा ना, आपने उसके रिगार्डिंग चीज़ बतानी। इधर उधर की मारोगे ना, वो फिर इधर उधर फंसाता जाएगा। बैक ऑफ द चेस्ट है तो मुझे आपने ये एक्सकवेटम या कैरिनेटम आपको तब पता लगेगा जब मैं पेशेंट के फ्रंट कहूँगा तुम्हें। यस सर। मुझे तो बैक से बैरल शेप चेस्ट कैसे नजर आएगी? लॉटोस ये अब चीज़ है ना, क्या बैक में हमें जो चीज़ नजर आएगी आप वो देखो। ठीक है। स्कोलियोस। अब ये चीज़ें क्यों? क्योंकि बैक पे अब आप सोचना शुरू, अच्छा यार बैक पे मुझे क्या पता? हमने वो चीज़ें देखी। मतलब आपको ना यहाँ से ये पता नहीं लगेगा कि ये बैरल शेप चेस्ट है, नहीं पता लग सकता। ठीक होगा। अब हमें यह कि प्रोमिनेंट वेन्स कहाँ से नजर आएंगे? एब्डोमेन थोरैसिक है, थोरैको एब्डोमेन है, करके बता दो बैक से, नहीं पता। ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे आती हैं। बैक ऑफ द चेस्ट पे आपसे कोई नहीं पूछेगा ये चीज़। अगर आप उसे बताओगे ना, वो कहेगा यार इसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। ठीक हो गया। थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूँ कि आपने कहा कि ब्रूजेज और ये चीज़ देखना चाहेंगे, वाई ब्रूज क्यों देखना? अगर मैं कहूँ उसके ब्रूज है तब मुझे क्या पता रोड ट्रैफिक है, मतलब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सर कोई प्लॉटिंग टेस्ट वगैरह मतलब उसके काम में जिसकी वजह से। शाबाश। मुझे मैं तुझे इधर से नीचे पहन तो तुझे भी ब्रूज आएगा, तेरा क्लॉटिंग फैक्टर ठीक है, मरीज का खराब हो गया। ब्रूज का उससे कोई ताल्लुक नहीं। सर शेप ऑफ स्पाइन हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी ब्रूज पे है। ब्रूज का रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी बैक से कुछ सिग्निफिकेंस बताओ, रिलेशन बताओ। होगा है, भी नहीं पूछ रहे हैं। एक मरीज है, वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ भी है, बैक पे ब्रूज बना हुआ है, फ्रैक्चर से क्या हो सकता है मरीज को? क्या होगा? ठीक है, या नीमो हो सकता है, या हीमो हो सकता है। ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस आपने रेस्पिरेटरी से करके बतानी है कि सर अगर ब्रूज है तो मे बी एट दैट हीमोथोरैक्स हुआ था। ठीक है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गया है पेशेंट, हमें नहीं पता। आपने उसकी रिलेशन बतानी है कि ये मैं इस चीज़ के लिए देख रहा हूँ। अदरवाइज़ हमारा ब्रूज का और क्या काम है? चाहे चोट लगी होगी तो उससे क्या हमें क्या हेल्प आउट मिलेगा? हमें ये सिर्फ देखना है कि नीमो या हीमोथोरैक्स ना हो, अगर वही पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टैब वुंड होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पंक्चर है। आपके पास हम बात करें कि पेशेंट को गन शॉट वुंड है, यहाँ से गई, यहाँ से निकल गई तो पेशेंट को। अक्सर पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले ऐसे ही आते हैं जिनका ब्रूज भी नहीं होता होता और पेशेंट को नीमो डेवलप हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके पास कहीं पे भी इंजरी होती है, इंटरनल होगी, हीमो होगा, ब्लड अक्यूमुलेट होगा, पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होकर आ जाएगा। तो इस वजह से ब्रूज की सिग्निफिकेंस आती है फॉर दैट। क्लॉटिंग फैक्टर वाली बात हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ें उसकी पेशेंट की हिस्ट्री होनी चाहिए कुछ इस तरह। अदरवाइज़ वैसे रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी हम नहीं देखते। ठीक हो गया। और क्या देखते हैं बैक में?
उन्होंने बताया चेस्ट ट्यूब। शाबाश, चेस्ट ट्यूब कहाँ पे नज़र आती है, कहाँ पर साइड। तो याद रखें कि जो चेस्ट ट्यूब का स्कार होता है ना, वो आपके साइड पर होता है। जब आपने पेशेंट को बिठाया होता है ऐसे करके ना, तो उसका स्कार छुप जाता है। अगर आप यूँ करके बैठते हैं तो उसका स्कार कहाँ पर होता है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, वो छुप जाएगा, नहीं पता लगेगा। आप बैक से आओगे कहोगे स्कार नहीं है। तो वेन एवर यू कम फॉर द इंस्पेक्शन ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू रेज द आर्म्स। जब वो रेज करते हैं तो आप स्कार देखते हो दोनों साइड से। ये यहाँ बर्तनी, लेकिन आगे जब आप स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम्स आप लोग दोगे तो उन्होंने पेशेंट को बताया होता है कि अगर ये कहेगा तो बाजू उठाने हैं, नहीं कहेगा तो नहीं उठाने हैं। और स्कार मिस कर लेते हैं लोगों से, क्यों, वो यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पर होता है और पेशेंट ने यूँ किया होता है कि यहाँ पे बैठा होता है, स्कार अपना उसके छुपा होता है, तो पता ही नहीं होता। तो इस वजह से आपके पास है कि इंस्पेक्शन में एक वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप उस पर देखते हैं। और किस चीज़ का स्कार हम देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। सर कोई एलपी हुआ हो तो उसका नंबर पंचर हुआ हो तो उसका कोई निशान न बना। शाबाश, ठीक है। अगर तो हमारा प्लूरल इफ्यूजन एलपी से बाहर आती होती तो मैं ज़रूर देखता उसका। एलपी क्यों देख रहा था, वैसे स्कार क्यों दे, वैसे क्यों देख रहे, वैसे तो कैसा है, इसका तेल भी है इधर, वो भी देख लो। वो देखो, जब रेस्पिरेटरी की बात है ना तो फिर रेस्पिरेटरी की बात है, बस दोनों अलग इधर अलग उधर कोई कहानी नहीं बात। बैक ऑफ और मुझे बताओ कि एलपी का कौन सा स्कार होता है? फिर नीडल का उन्होंने फिर ब्लड आपको- लिया तो वो तो नीडल होती है, नीडल का तो कोई स्कार नहीं होता, एलपी का तो कभी भी स्कार नहीं होता। फिर और किस चीज़ का स्कार? चेस्ट ट्यूब के अलावा मुझे रेस्पिरेटरी स्कार बताए। कहानी तो लिखी होती है स्कार मार्क्स हर किसी में, कौन सा स्कार है? लंग्स की सर्जरीज के नाम, नाम लोबेक्टमी जो है स्कार्स, सामने होना ना, सामने का, सामने से निकालेंगे। देखो उसका स्कार आपके पास यहाँ से यहाँ तक आता है। जितने भी हैं ना ये लोबेक्टमीज़ हैं, न्यूमोनेक्टमीज़ हैं, उसके स्कार इधर आ रहे थे, पीछे आ रहे थे, यहाँ से यहाँ स्कार मार लगाते हैं। फ्रंट पे उस तरह ही स्कार आता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे स्कार मिल सकते हैं लोबेक्टमी के, न्यूमोनेक्टमी के। तो ये स्कार पता हो कि मुझे रेस्पिरेटरी में कौन से स्कार देखने हैं, ठीक है। तो रिगार्डिंग बैक ऑफ द चेस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो हम क्या उस पर देखेंगे, बैक पर रहेंगे कि यहाँ पर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। डिफॉर्मिटी की अगर मैं बात करूँ तो कोई स्पाइन की डिफॉर्मिटी अगर है या विंगिंग ऑफ स्कैपुला आपको मिल गया, ये दो डिफॉर्मिटीज़ हैं। इसके अलावा हमें कोई और डिफॉर्मिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है। थर्ड थिंग क्या देखते हैं, स्कार मार्क देखिए। स्कार मार्क कौन सा है, चेस्ट ट्यूब का स्कार मार्क देखें, न्यूमोनेक्टमी या लोबेक्टमी है, यहाँ पर आपके पास स्कार मार्क होती है। थर्ड थिंग आपके पास है और क्या, कोई ब्लूज वगैरह आपने देख लिया, उसकी सिग्निफिकेंस हमने बता दी कि किस चीज़ से रिलेशन बता रहे हैं। फोर्थ थिंग कि कोई एबनॉर्मल, अगर हम आप लोगों ने बात की विजिबल वेन्स, किस चीज़ की विजिबल वेन्स देखना चाहेंगे? प्रोमिनेंट वेन्स, विजिबल वेन्स बोला ना, किस चीज़ की आज तक देखी हूँ? बैक पे तो होती नहीं है, ठीक है। तो देयर इज़ नो कहानी नहीं करने के विजिबल वेन तो ये वाली तरह तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही इंस्पेक्शन पे आपके पास आता है, बैक ऑफ द चेस्ट। समझ आ गई? इंस्पेक्शन में सिर्फ बैक में क्या है, अब फ्रंट पे जाओगे ना, फ्रंट में आपके पास चीज़ और आ जाएगी, ठीक हो गया। तो रिगार्डिंग बैक आपने ये 3-4 चीज़ें देखनी है। तो इंस्पेक्शन आप वहाँ से भी करोगे, फिर उसके राइट साइड पर आओगे और उसके साइड पर आके पास होकर भी देखोगे, क्योंकि यहाँ पे स्कार मार्क्स तो नहीं, आर्म्स लिफ्ट करा के भी देखोगे उसको। तो पेशेंट ऐसे ही बैठा होगा ना, मतलब एग्जाम में ऐसे तो वो तो आप- तूने बिठाया को उसे लिटा बिठा टेक लगा मतलब इस तरह बैठा होगा तो आपने कहा वहीं से एग्जामिन करेंगे तो वो हाँ। तो अब क्या पता पेशेंट उसे- की लेफ्ट साइड नहीं बन रही जिस तरह इस पेशेंट की ये बन रही नहीं, है। आपने पेशेंट की राइट साइड जो है ना, तुमने तो पेशेंट के बेड की राइट साइड पे आना। अच्छा बेड की वही ना, हाँ। क्योंकि इस पेशेंट लेफ्ट कभी भी नहीं जाना, ये याद रखना। उस साइड पे गए तो मार गए सब। क्योंकि अभी इस पेशेंट का तो राइट हैंड इस तरफ है, इसलिए कंफ्यूज हो इसका मैं उसको अपनी तरफ कर लूँ तो राइट इधर हो जाएगा, उधर करेगा उधर। पेशेंट की बेड साइड की राइट अप्रोच है, बस ये याद रखना, ठीक हो गया। इंस्पेक्शन समझ आ गई क्या है? यस सर। अब नाउ विल आपके पास है कि चेस्ट मूवमेंट्स हम देखेंगे। चेस्ट मूवमेंट्स बैक से क्या आप देखोगे? दोनों जो स्कैपुला है उनकी तुझे क्या पता लग रहा है कि मूव हो रही है कि नहीं हो रही? सवाल ये इस पेशेंट के हमें पता लग रहा है चेस्ट मूवमेंट ठीक है या नहीं है? नहीं हो रही। तो चेस्ट मूवमेंट या चेस्ट एक्सपेंशन सामने से नहीं पता लगती, इधर बैक से तो नहीं पता लगती, until and unless you will go for the palpation।
अब पैल्पेशन में क्या क्या चीज़ें देखेंगे रिगार्डिंग बैक ऑफ द चेस्ट, क्या क्या पैल्पेट करेंगे? पीछे से बाय हैंड देख रहे हैं कि दोनों जो एक्सपेंशन है वो सही हो रही है, इक्वली हो रही ठीक है। है, एक एक्सपेंशन देखेंगे पैल्पेशन में, और वो जो वाइब्रेशन मतलब साउंड वगैरह भी हम वो आती है वोकल फ्रेमेटस या वोकल रेजोनेंस जो आपके पास आती है, यस मान लिया, ठीक है। तीसरा बेस ऑफ द लंग्स में वो तो ऑस्कल्टेट वो होगा। तो उधर आएगा, हैंड भी नहीं कुछ। पैल्पेशन में आपके पास बैक में दो चीज़ें आती हैं मेन, यस एक चेस्ट मूवमेंट्स, चेस्ट एक्सपेंशन, फिर वोकल आपके पास क्या आ जाती है, फ्रेमेटस उस पर आ जाती है। आप ये तीन चीज़ें बेसिकली बैक पे देखते हो रिगार्डिंग पैल्पेशन से, Yes, sir. ठीक हो गया। उसके बाद पैल्पेशन के बाद नेक्स्ट क्या होता है? Percussion. वेयर यू विल सॉरी परकशन वेयर यू विल परकस द स्कैपुला के नीचे से हम सारे कहाँ से उसको हाथ लगा, वो पेशेंट को इस पोजीशन में करेंगे ना, ठीक बाजू है। आगे क्रॉस मान लिया। अगर ये फॉर्म हो, ये पेशेंट अगर मैं कहूँ कि इसकी पैल्पेशन किस परकशन किस एरिया में करोगे, हाथ लगा के सर ये इस और ऑर्डर में जाएंगे, मतलब स्कैपुला के इस अंदर इधर रहते हुए इस तरह हम जाएंगे सर। स्टार्ट फ्रॉम वेयर, शुरू कहाँ से करें? यहाँ से स्टार्ट। ठीक है। अब याद रखो कि जो आपके पास लंग्स के एपिसिस होते हैं आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, यस सर। और लंग के एपिसिस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अबव द क्लेविकल, दीज आर द एरियाज। यहाँ से परकशन स्टार्ट होगी और यहाँ से आप नीचे आते जाएंगे, जैसे इन्होंने बताया वो ठीक बताया कि यहाँ पे स्कैपुला है, यस सर। यहाँ पे स्पाइन है, ठीक है। आप यहाँ पे ना परकस करोगे ना यहाँ पे परकस करोगे, इस दो के एरिया के बीच में परकस करते आओगे। जब स्कैपुला ख़त्म हो जाएगा तो आप इस तरह आ जाओगे, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद आप इस एरिया में परकस करोगे दो साइड्स पे लेटरली, और इस एरिया में परकस करोगे लेटरली दो साइड्स पे, मतलब दो जगहों पे आप परकस करोगे। मैं अभी करके भी बताऊंगा। Yes, sir. तो याद रखिए कि स्कैपुला के ऊपर परकशन नहीं होगी, जहाँ पर याद रखें कि जिस जगह पे परकशन करेंगे उसी जगह पे ऑस्कल्टेशन होगी। यस सर। मतलब जहाँ पर आपने परकशन के लिए हाथ रखा वहीं पे ऑस्कल्टेशन की डिस्टर्ब होगी, यस सर। वो भी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ जाएगी, इधर इसी तरह इधर साइड्स पर आपके दो पास दफ़ा Yes, होगी। ठीक है। ये बैक के लिए हम ऑस्कल्टेट उस पर जा रहे होते हैं, यस सर। ठीक है। स्टार्टिंग अप विद दिस नाउ विल एग्जामिन दिस पेशेंट। आपके पास है कि इंस्पेक्शन में हमें क्या नज़र आ रहा है, चेस्ट मूवमेंट्स और चेस्ट एक्सपेंशन देंगे। ये थोड़ी सी कमीज़ ऊपर कर लूँ चाचा मैं, इधर से कमर से, बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, बस ठीक है। नो दिस आपके पास है रिगार्डिंग जब आप बैक पे आते हैं तो इंस्पेक्शन में अगर हम देख रहे होते हैं कि कोई हमें डिफॉर्मिटी नहीं मिल रही, पूरे अगर उस पर हम देख रहे होते हैं जब आते हैं आपके पास स्कार मार्क्स के लिए, और ये चीज़ है तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे। जब तक आप बैठ के आके साइड्स पर आके नहीं देखोगे तो इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं Yes, sir. होगी, ठीक है। यहाँ पर ना हमें कुछ और विंगिंग ऑफ स्कैपुला मिल सकता है, कोई आपके पास स्पाइन डिफॉर्मिटी मिल सकती है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू विल फाइंड एंड द बैक ऑफ द चेस्ट ऑन इंस्पेक्शन। तो सर बाजू आपने कहा था उठवाएंगे इससे, वो अब देखें। अगर नज़र आ रहा है जैसे हमें ये चीज़ है, वी डोंट नीड आपके पास ये चीज़ है, जैसे आपके पास ये होता है उसमें Yes, क्या sir. होता है, हमें नज़र आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहे तो आप इसे एग्जामिनर के सामने पेशेंट को ऐसे कमांड देंगे अपने बाजू आगे से ऐसे लॉक कर ले। नहीं हम ये करेंगे, हाँ। वो तो करेंगे कि बाजू थोड़ा सा ऊपर करें एटलीस्ट उसे ये पता होगा कि आप साइड से देखना चाह रहे हो, Yes, कि sir. स्कार मार्क तो नहीं है, बस ये वजह। यस सर। ठीक हो गया। अब इंस्पेक्शन होगी। अब पैल्पेशन में चेस्ट मूवमेंट्स और एक्सपेंशन आपने देखनी है। चेस्ट मूवमेंट्स और एक्सपेंशन आप कैसे, मूवमेंट्स कैसे देखते हो कि लंग्स आपके एक्सपेंड दो तरह से होते हैं, या तो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है या वर्टिकल आपके पास। तो आपने दोनों एक्सपेंशंस चेक करने हैं। अब दोनों एक्सपेंशंस चेक करने का क्या तरीका है कि जब आप यहाँ पर हाथ रखें, मैंने यहाँ पर हाथ रखा और यहाँ पर अपने थम्स की डायरेक्शन में करूँगा अपवर्ड, तो जो मेरा लंग एक्सपेंड होगा वो इस तरह भी होता है और साइड वाइज भी होता है। यस सर। तो अभी मैं मूवमेंट जो चेक करूँगा उसकी वर्टिकल मूवमेंट चेक करूँगा। अपने यहाँ पर हैंड्स रखें, थम्स की अपवर्ड डायरेक्शन है। आस्क द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ, लंबे लंबे सांस लें, छोड़ें, लेते रहें, ठीक है। तो आपके दोनों थम अप मूव कर रहे हैं, Up तो move. दैट मीन्स कि इसकी यहाँ की तो चेस्ट एक्सपेंशन ठीक आ रही, मूवमेंट्स ठीक आ रही तो है। या किसी साइड की अगर मूवमेंट कम होगी वो थम मूव ही नहीं करेगा आपके Yes, पास। sir. तो अभी जो हमने चेस्ट मूवमेंट देखी है वो ये वाली चेक की और वो हमें ठीक लग रही Yes, है, sir. ठीक है। अब हमने मूवमेंट कौन सी देखनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर। Anterior posterior. अब उसके देखने का क्या तरीका होता है कि हम यहाँ पर साइड पर, अब दो चीज़ें जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये वाली चीज़ करते हैं कि यहाँ पर हाथ रखते हैं,
पेशेंट को कहते हैं लंबा सांस ले और अंगूठे खुद ब खुद मूव कराना शुरू कर देते हैं। पता होता है कि पेशेंट मूव नहीं कर रहा, पेशेंट अभी सांस अंदर ले रहा होता है और स्टूडेंट अंगूठे बाहर खोल रहा होता है। Yes, sir. ठीक है, सब यही करते हैं, पता यही हो जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि आनी चाहिए। Yes, ठीक है, आप एग्जामिनेशन में ठीक है वो ये चीज़ करते हो, नॉर्मल शायद पेशेंट पड़ा होगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर पेशेंट नीमो का आ गया ना, तो फिर पेशेंट का ये अगर एग्जामिनेशन ना तो पेशेंट मर जाएगा सामने बैठा बैठा। एक्सपेंशन का पता होना चाहिए करनी कैसे है। वहाँ पर एग्ज़ाम में अगर आपने कहानी भी डाल दी तो खैर है, लेकिन तरीका आना चाहिए आपके Yes, पास। sir. ठीक है, अब तरीका क्या उस पर है कि जो आपके लंग्स हैं ना वो रिकॉइल होते हैं, एक आपके पास स्प्रिंग की तरह होता है। आप क्या करोगे, यहाँ से स्किन को ना इस तरफ अपनी तरफ स्ट्रेच करोगे। Yes. दोनों साइड्स पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, मैं यहाँ की भी स्किन स्ट्रेच करूँगा और यहाँ की भी स्किन स्ट्रेच करूँगा। Yes, sir. ठीक है, और थम्स की डायरेक्शन अपनी तरफ रखूँगा। यस सर। फिर मैं पेशेंट को बोलूँगा कि लंबा सांस लें, लंबा सांस लें, छोड़ें। ठीक है, अगर फॉर सपोज मैं यूँ रखता हूँ, यूँ रखो, लंबा सांस लें, तो मैं अपने थंब खुद भी मूव कर लूँ तो पता नहीं लगता क्या है ये। लेकिन जो चेक करने वाला होता है उसे इतना आइडिया होता है, एक्सपीरियंस होता है कि आता है या नहीं आता। तो जब भी आपने रिकॉइल करना है तो इसको ऐसे करेंगे, जब वो लंबा सांस लेगा तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड या थम्स मूव होंगे। यस सर। जिस साइड की मूवमेंट नहीं होगी आप बता देंगे देयर इज़ अ डिक्रीज मूवमेंट ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी आपके पास है। तो मैं अगेन करके उसके बता दूं कि आपने यहाँ पर रखा, यहाँ पर स्किन को अपनी तरफ स्ट्रेच किया, लंबा सांस लें, छोड़े, लेते रहें, ऑटोमेटिक मूव। यस सर। ये इस तरह है कि आप जब आप रियल पेशेंट आएगा ना, तो आपके जब एग्जामिन करोगे आपको पता लग जाता है कि यार इसको इफ्यूजन है या क्या है या नीमो है, आपको लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपका एग्जामिनेशन इतना पक्का हो, बेशक एग्ज़ाम पास हो जाएगा उसका मसला नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन की जब रियल पेशेंट आएगा ना उस पर मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसलिए हमारे जब लोगों के या डॉक्टर्स का मसला ये होता है कि एग्जामिनेशन होता नहीं है तो लैब पे बेस कर रहे होते हैं, एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, ये करा लो। ठीक है, चेस्ट मूवमेंट समझ आ गई। यस। अब चेक करेंगे चेस्ट एक्सपेंशन। मुझे मेजरिंग टेप है, उसी के बाद एक उसमें मेजरिंग टेप, बैग सामने नॉर्मल चेस्ट की एक्सपेंशन कितनी होती है? 2 to 3, 2 to 4 सेंटीमीटर, दिस इज द नॉर्मल। इससे कम होगी तो हम कहेंगे कि मूवमेंट्स चेस्ट आपकी एक्सपेंशन कम कितनी नॉर्मल है सर? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 2 to 4 सेंटीमीटर, कहीं ये पर रही। 5 सेंटीमीटर लिखा होता है। अब चेस्ट एक्सपेंशन चेक कैसे की जाती है? ठीक है, अब चेक करने का इसमें देखें कि जब आपके पास ये दो चीज़ें, यहाँ पे इंच भी आ रहा होगा और सेंटीमीटर भी Yes, आएगा, आपने सेंटीमीटर पे उस पर रखना है, ओपन किया, यहाँ से उस पर आपके पास जो, ठीक है। अब इसमें भी तरीका क्या है करने का कि जब आप एक्सपेंशन के उस पर आते हो तो आप इसको फिक्स करते हो जहाँ से ज़ीरो होता है। Yes, sir. ठीक है, इसको उसी तरह खींच के आप लाते हो यहाँ पर, यस सर। और जब वो पेशेंट सांस लेगा तो इसको ढीला छोड़ोगे, वो ये yes, फिक्स रहेगा। Yes, sir. और यहाँ पर इसको आप खींच के लाओगे यहाँ पर, और जब वो पेशेंट लंबा सांस लेगा तो इसको ढीला छोड़ोगे। जितने सेंटीमीटर मूव कर रहोगे तो हम कहेंगे कि जस्ट आपकी एक्सपेंशन है। सर ये सेंटीमीटर आ रहा है ना ऊपर की तरफ? हाँ, Yes, ये sir. सेंटीमीटर है। समझ अब उस पर हम कहते हैं कि किस तरह हमने खींच के उस पर किया। Yes, sir. यहाँ पे लंबा सांस लें, तो आप 89 से चेक करना, लें 2 तक है, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर, नॉर्मल है 2 इट्स नॉर्मल। यस सर। ठीक हो गया। मैं दोबारा करके बताऊँ कि इसको मैंने अब इसको ऐसे रखेंगे ना तो चेस्ट मुंह में, लंबा सांस लें तो आपको लगेगा यार ये 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। जब आप इसको खींच के उस तरफ लाएंगे कि ये वाली चीज़ आप कहाँ पर आ रहे हैं, 89 है ये। लंबा सांस लें, 92.5 तक गया, ये 3 3.5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कि चेस्ट एक्सपेंशन इज 3 सेंटीमीटर विच इज़ नॉर्मल। यस सर। तो यहाँ जब आप एक्सपेंशन भी करते हैं या आपने एक साइड को फिक्स रखना है, दूसरी को आपने खींच के अपनी साइड पे लाना, उसको रिलैक्स करना है जब पेशेंट सांस ले। यस सर। तो एक्सपेंशन समझ आ गई कि किस तरह करनी है। यस सर। चेस्ट मूवमेंट्स होगी आपके पास है, चेस्ट एक्सपेंशन होगी आपके पास है, उसके बाद क्या आपके पास होगी, वोकल फ्रेमिटस होता है और एक वोकल रेजोनेंस होता है। अब एक स्ट्रेच से चेक किया जाता है और एक हैंड से आपके पास चेक। अब उसमें जब व्हेन यू आस्क द पेशेंट, क्योंकि जब भी पेशेंट के नॉर्मल एयर होती है तो आपको वाइब्रेशन फील होती है। यस सर। अगर यहाँ पर पानी होगा या कुछ भी होगा वो वाइब्रेशन फील नहीं होगी, ख़त्म हो गया। Yes. तो उससे हमें पता लगता है कि वोकल फ्रेमिटस है या नहीं। अब मैं आपसे बात करूँ कि जब मैं यहाँ पे रखूँ ना, आपने 3-3-3 बोलना है 3 दफ़ा।
ठीक है। मतलब आपने ये नहीं करना कि इधर इधर रखा, बिल्कुल पास करके इधर रखा लेटरली कर लिया, फाइन। अगले एग्जामिनर ये देखेगा कि हाँ यार इसको स्टेप पता है कि करना कैसे और कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल पास रखने के आपका टाइम ज़ाया होगा। नॉट ओनली फाइनल ईयर, जब आप स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम्स देंगे उसमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आपके पास ये होगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या आती है, परकशन। अब परकशन में ये चीज़ उसमें होती है कि जो कॉमन मिस्टेक्स प्रैक्टिकली चाह रही होती है, नॉट पेशेंट स्टूडेंट्स हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं या पीजीज़ हैं या आपके पास हैं, तो आप परकशन कर रहे होते हैं, ये वाली चीज़। परकशन इसके करने से अच्छा है कि ना ही करें। परकशन में पेशेंट की आवाज़ आनी चाहिए आपको, परकशन की। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो नहीं है। नीमोथोरैक्स आपके पास इसी तरह पकड़ा जाएगा अगर आपकी परकशन ठीक हो। इस तरह की परकशन की तो नीमो कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। यस सर। इसलिए परकशन आपकी पता लगना चाहिए। फीमेल अगर हैं उसमें है तो दे कैन यूज़ 2 फिंगर्स, बट आपने इस जॉइंट पे जो आपको है ना हिट करना और ज़ोर से करना है। तो आप स्टार्ट करेंगे परकशन, तो परकशन यहाँ से जो टिप बनता है आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन विल गो डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ से उस पर करें, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आए तो ये स्कैपुला है, ये स्पाइन है, मैंने यहाँ बीच में रखा। ऐसी परकशनों की सुनाई दे आप यस सर। कि आप अगले को भी सुनाई दे रहे हो कि हाँ यार ये परकशन कर रही है। इस तरह की परकशन करने का जिसको आपको भी ना पता लगे तो कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम पास हो जाएगा, कोई भी नहीं फेल होगा। लेकिन याद रखें जब एक्चुअल पेशेंट आता है फाइंडिंग्स मिस हो जाती है, यार प्लूरल फियर नहीं पकड़ेगी, परकशन की थी, हाँ की थी, पता ही नहीं लगा कि फियर, ठीक है। तो परकशन याद उस पर रखिए, जैसे ये सुनाई दे रहा है। अब यहाँ तक आके परकशन मैंने बेसिस तक की, बेसिस पे। अब परकशन इसके करने बाद ख़त्म नहीं हो जाएगी, यू विल परकस लेटरली एज वेल। मैंने यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे किया और फिर एक यहाँ पे, फिर दूसरा, अभी साइड पे किस पॉइंट पे आपने रखी? लेटरल आपके पास ये lateral। आपके पास है। अब याद रखें कि परकशन भी जब ऑस्कल्टेशन भी होगी इस तरह चलना है। Same मतलब point। आप बेशक इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इधर की कर लें उसके बाद यहाँ की करें। नहीं, यहाँ का किया, यहाँ का आप Compare। क्या कंपेयर करते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ की पूरी कर लो उसके बाद आखिर में करो, गलत है। बेशक सही भी परकस कर रहे हो, एक इस साइड, 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 इस साइड, इसी तरह लेटरली आप जाते हो उसमें। ठीक हो गया, परकशन तक समझ आ गई। यस सर। देन यू विल ऑस्कल्टेट। अब ऑस्कल्टेट में भी सेम इसी तरह वही आपके same पास है, areas। ठीक है। यहीं पे रखा, लंबा लंबा सांस लेते रहें, यहाँ पे रखा, ठीक है। एपिसिस में सेम स्पाइन स्कैपुला को देखना। सेम बस ठीक। तो आपने परकशन जहाँ पर हमने की, ऑस्कल्टेशन भी हमने वहीं पर, यस सर। ठीक है। वो भी इसी तरह, इसी उसमें। और ऐसे नहीं करना इधर इधर इधर, बिल्कुल पास रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे किया, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, आपका टाइम बचता है। फाइंडिंग होती है आपके पास, पकड़ी ऐसी जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये कर लेंगे उसके बाद विल आस्क द पेशेंट टू अगेन आस्क द सेम। आपके पास वर्ड्स आपके पास है, 3 है, 3 है। ऑस्कल्टेट विद द स्टेथ जी, आपके रेजोनेंस ठीक आ रही है नहीं। उसी तरह एरियाज़ में ऊपर बोले 3 बोलते रहें। ठीक। अब इसके बाद कोई और चीज़ रहेगी हो या नहीं रिगार्डिंग बैक ऑफ द चेस्ट? इसको अब कवर करके ग्रीट करके बस। ओके, बाकी बात अभी 2 रहते हैं। मैं भी याद रखें जब आप बैक से एग्जामिन कर लेते हैं तो 2 चीज़ें हमेशा चेक करनी है उसके बाद। स्पाइन, ट्रैकिया, पोजीशन ऑफ द ट्रैकिया एंड ट्रैकियल टग। अब ट्रैकियल टग क्या होती है पोजीशन, याद रखें कि जब भी आपने बैक ऑफ द एग्जामिनेशन उस पर कहा जाए तो आपने ये 2 चीज़ें लाजमी देखनी है। अब फिर पेशेंट को क्या करेंगे, इन दी एंड पेशेंट को टर्न कराएंगे और फेस उसका अपनी तरफ करेंगे।
Yes, sir. ठीक होगा कि हम ट्रैकिया की पोजीशन देखना चाह रहे हैं और ट्रैकियल टग है, टाइम नहीं बचता तो एग्जामिनर को बताना है कि जी ट्रैकियल पोजीशन या ट्रैकियल टग देखना चाहते हैं। Yes, sir. अब ट्रैकियल टग कैसे क्या होती है, एनी आइडिया? जब आपके लंग्स पे प्रेशर ज़्यादा होता है, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है, तो क्या होता है कि एक्सेसरी मसल की यूजेज होती है। जब एक्सेसरी मसल की यूजेज होती है तो आपके ट्रैकिया को पुल करते हैं नीचे एक्सेसरी मसल आपके, तो ट्रैकियल आपके पास होता है कि उसकी पोजीशन ज़रा नीचे आ जाती है। तो जब आप फिंगर इंसर्ट करते हैं देखते हैं तो आपके पास होता है कि ट्रैकिया आपको फील हो रहा होता है कि हाँ ये ट्रैकियल टग है। इसका ये मतलब होता है कि पेशेंट के लंग्स बहुत हाइपर इन्फ्लेटेड हैं, एक्सेसरी मसल यूजेज है तो ट्रैकिया नीचे आ गया। अब मैं उसको एग्जांपल आपको देख के बताता हूँ कि किस तरह, ठीक है। ये मैं नीचे करूँगा, बहुत शुक्रिया। सामने ज़रा इस तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे ज़रा, बस ऐसे, बहुत शुक्रिया। सामने ऊपर देखिएगा ज़रा, मैं इसको से एक बटन खोलूँगा बस, बहुत शुक्रिया। ये आपके क्लेविकल्स के दो हेड हैं, एक क्लेविकल का हेड ये है, दूसरा क्लेविकल का हेड ये है आपके पास, जो मीडियल हेड्स है। आप उस पर क्या करते हो कि अपनी जो है ना ये इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर यहाँ पर आप उस पर रखते हो, ठीक है। और सेंटर से थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, सेंटर से ट्रैकिया पैल्पेट करते हो। अगर इन दो फिंगर्स के बीच में आ रहा है तो इट मीन्स ट्रैकिया इज इन द सेंट्रल प्लेस। इस साइड पर फील हो रहा होगा तो मैं कहूँगा ट्रैकिया इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड, इस साइड पे बोलूँगा तो ट्रैकिया शिफ्टेड टू द राइट साइड। तो आपने ये दो क्लेविकल्स के हेड पे यहाँ पे फिंगर्स रखी, इंडेक्स और रिंग फिंगर है, और पैल्पेट मिडिल फिंगर से आपने किया। अगर इन दोनों के बीच में आ रही है तो इट मीन्स ट्रैकिया इज एट द सेंट्रल। सर वो जो नीचे डिप्रेशन में, इन दोनों के दौरान डिप्रेशन में भी जो मिडिल फिंगर रख के फिर हम देखते वो आपके पास जो होता है वो ट्रैकियल टग है। अब मिडिल फिंगर आपने कैसे, साफ ऊपर देखिएगा। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ, लंबा सांस लें, ये आपके पास ऊपर ट्रैकिया पड़ा हुआ है। जब मैं इजीली 2 फिंगर या 3 फिंगर आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब पेशेंट के लंग्स हाइपर इन्फ्लेट होंगे ना तो ये मसल ट्रैकिया को पुल करके नीचे ले आएंगे। जब वो नीचे ले आएंगे ना तो आप थोड़ा एक फिंगर भी रखेंगे ना तो ट्रैकिया आप पे टच होगा, इसको हम कहते हैं यहाँ ट्रैकियल टग है। इसका मतलब है कि पेशेंट के लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड हैं। और ये किस में पॉजिटिव होता है, जब आपके पास पेशेंट COPD का पेशेंट, तो इससे हमें एक विदाउट एक्सरे एक इंडिकेशन मिल जाती है, साइन मिल जाता है कि हाँ यार कहीं इस पेशेंट को COPD का एम्फाइजीमा है या ब्रोंकाइटिस आपके पास पेशेंट, ठीक है। तो ये बैक ऑफ द चेस्ट के बाद ये लाजमी करना है। तो बस ये एक स्टेप ही करना है कि Yes. ये एक ट्रैकिया पे रखा, 2 क्लेविकल हेड्स पे रखा। यस, उस पर रखा और ट्रैकियल टग चेक कर दिया। अच्छा, और वोकल फ्रेमिटस भी आप कह रहे थे? वो तो हमने उस पर चेक कर दिया। सर एक ये होता है कि अगर ये जो 2 डिप्रेशन है इस पर दरमियान में ऐसे उंगली रख के ऐसे भी देखते हैं, वो उस पे आता है, वो यही वाली चीज़ है जो वो है ना टग आपके पास। अच्छा, जो आप ऊपर रख के बता रहे वही चीज़, हाँ, मतलब ये वाली। सेम ये कर उसके सकते साथ। हैं, समझ गए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ द पेशेंट कम्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, when what will be the findings on the chest when you suspect pneumothorax? इंस्पेक्शन पे क्या होगा, पैल्पेशन पे क्या होगा, परकशन पे क्या होगा और ऑस्कल्टेशन पे क्या होगा? न्यूमोथोरैक्स। इंस्पेक्शन पे एक साइड का रिड्यूस मूव करी होगी ना न्यूमोथोरैक्स की वजह से, दूसरी साइड हाइपर इन्फ्लेट होगी। तो whenever the patient comes, always expose the patient, ताकि ये पता लगे कि एक साइड मूव कर भी रही है या नहीं। Yes, कपड़ों में बाज़ औक़ात नहीं पता लगता। Yes, sir. ठीक है। यू विल आस्क द पेशेंट, या आपके पास है कि आप उसके क्लोज ऊपर करेंगे, देखेंगे एक साइड, फॉर सपोज अगर मैं बात करूं पेशेंट की राइट साइड का नीमो है तो राइट मूव नहीं करेगी, लेफ्ट आपके पास चेस्ट मूव कर रही होगी। Yes. ठीक है। आप सस्पेक्ट करेंगे कि यार यहाँ पे या तो एयर है या फ्लूइड है, दो ही चीज़ें हैं। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गई परकशन। परकशन में क्या मिलेगा? हाइपर रेजोनेंट वाली साइड पे ज़्यादा रेजोनेंट हो जाएगा और जहाँ न्यूमोथोरैक्स हुआ होगा वहाँ थोड़ा सा डल हो जाएगा, मतलब आई गेस। शाबाश। जब एयर होगी ना, एयर पे आप परकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, जहाँ पर एयर इकट्ठी हुई है। और एयर कहाँ पर इकट्ठी हुई है? नीमो वाली जगह, तो वहाँ पे हाइपर रेजोनेंट हो जाएगा, दूसरा नॉर्मल होगा। तो आपको रेजोनेंट का पता होगा तो हाइपर रेजोनेंट पता लगेगा। इसलिए परकशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट दैट टाइम पेशेंट के पास एक्सरे का टाइम नहीं होता कि पेशेंट नीमो वाला, वो सडन अगर आपने कर दिया काम, पेशेंट का रिलीव कर दी नीमो तो बच जाएगा, नहीं तो 10 साल का बच्चा हो या जो भी हो पेशेंट विल एक्सपायर। अच्छा, लंग कोलैप्स में ऐसा होगा ना, जो साइड कोलैप्स होगी वो थोड़ी वो डल तो सुनाई नहीं देगी। हाँ, वो इसमें आपके पास एयर होगी तो आप परकस करेंगे तो हाइपर Hyper मिलेगा, resonant। दूसरा नॉर्मल मिलेगा। तो परकशन पे हमें ये मिलेगा। यस सर। व्हाट अबाउट ऑस्कल्टेशन? जो हाइपर रेजोनेंट वाली नीमो वाली साइड, फॉर सपोज राइट साइड पे नीमो है,
क्या मिलेगा? वी वी मतलब स्ट्राइडर टाइप नहीं, वीज टाइप ज़्यादा कोलैप्स होगा तो कोई आवाज़ नहीं कोलैप्स की बात नहीं, वो तो न्यूमोथोरैक्स है। देखिए एट दैट टाइम ना वोकल आवाज़ फ्रेमटस नहीं या रेजोनेंस वाला इतना टाइम ही नहीं होता पेशेंट के पास कि वो बोल पाए, इतना शॉर्ट होता है। तो जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं ना, जब एयर इतनी स्पेस ही सारी ले जाते हैं ना, आपके पास ब्रेथ साउंड्स ही नहीं होते, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होती हैं। दैट्स वाई चेस्ट मूव भी नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगी, यहाँ पे नॉर्मल होगी, जहाँ पे नॉर्मल आपके पास चेस्ट है। क्यों? आपके पास जितना ये न्यूमोथोरैक्स है, एयर आ गई है उसके अंदर, पूरा लंग फिल्ड हो गया, वो मूव ही नहीं कर पा रहा, तो आपके पास ब्रेथ साउंड ही नहीं। और ऑस्कल्टेट दूसरी साइड पे करेंगे, वो नॉर्मल हो रहा होगा। आखिरी जो चीज़ होता है कि ट्रैकिया, अगर यहाँ का न्यूमोथोरैक्स है तो ट्रैकिया किस साइड पे शिफ्ट हो रहा है? उल्टी साइड, ऑपोजिट साइड पे। तो हमें लगेगा यार ये कहीं न्यूमोथोरैक्स हो। यस सर। If you are suspecting pneumothorax in this patient on the right side, what will you do? सर वो वाइट बोन नीडल जो है वो इंटरकॉस्टल स्पेस में शाबाश। वाइट बोर्ड नीडल कहाँ पे इंसर्ट करो? इस पेशेंट के राइट साइड के नहीं हो। राइट साइड का नहीं, आपको नीडल उन्होंने दे दी, क्या करें? तो लेटरल साइड से दो रिस्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में डालते हैं अपने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। राइट साइड में, और वो एयर जो है वो बाहर निकल रही थर्ड या फोर्थ वो सर एक ट्रायंगल होता है, उसको मद्देनजर रख के हम अंदर जाते हैं। ये ठीक है। एनी अदर? इन दो के अलावा किसी के पास कोई जवाब? कभी देखा हो तो बताया मतलब था उसमें कोई सीजन में देखा हो कहीं ना कहीं? सर एक इधर वो क्या करते हैं? सर हम अंदर जाके वो एयर को निकालेंगे जो फंसी हुई है ना कैसे सर। निकालेगा अंदर? सर लेटरल साइड से मूव इन कर। ठीक है, देखिए याद रखें, अगर एक बॉटल लें उसमें आप पानी है या किसी में एयर Yes, है, याद आ गया। बबल्स ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? ऊपर होंगे। वाटर नीचे होगा, ठीक हो गया। तो वेन एवर द पेशेंट कम्स यू विल इंसर्ट द नीडल, चाहे कैनुला है, चाहे 10 cc नीडल है, कोई भी नीडल आपको मिल रही है, यू विल इंसर्ट एट द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। अब किस जगह करनी है? बस सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, यहाँ पे ये बोनी प्रोमिनेंस आपको नज़र आ रहा है, Yes, sir. दिस इज द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। आप राइट साइड पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, रिब मिलेगी। फॉर सपोज आपके पास ये आया तो ये सेकंड रिब है, Yes. फर्स्ट सेकंड रिब। सेकंड रिब के अपर बॉर्डर पे आपने नीडल ली और यहीं पे आपने डायरेक्ट 90 के एंगल पे नीडल डाल दी। जैसे ही वहाँ से अगर कैनुला डाल रहे हैं, नीडल निकालेंगे, या आप उस पर डाल रहे हैं, नीडल डाल रहे हैं, तो एयर गच सुनाई देगा आपको, एक साउंड सी सुनाई देगी। Yes, sir. आपने उसके बाद देखेंगे जो पेशेंट सेचुरेशन 10% 15% रहेगी थी, वो 100% हो जाएगी और पेशेंट की लाइफ बच जाएगी। और ये विद इन मिनट्स की बात होती है। विद इन मिनट्स नहीं किया, डायग्नोज नहीं हुआ, तो पेशेंट सामने एक्सपायर हो गया। सर वो बोतल में जो वाटर लेके पाइप पर अब उसका नीडल डाल दी आपने, क्या किया, एक IV सेट लिया, नीडल के इंसर्ट कर दिया, नीचे एक बॉटल, अंडर वाटर सील बनाते हैं yes, हम, यही बॉटल ली, इसको आधा काटा, आधी है, उसके अंदर दूसरी जगह डाल दी, उसमें एयर बबल्स बबल्स बाहर आके तो खत्म। नीमो हो गया। उसके बाद ये वो चीज़ें जो टाइम गेन करते हैं, फिर आप वहाँ पर जो आप कह रहे हो ना कि लेटरल साइड पर जाते हैं एंटीरियर, वो चेस्ट ट्यूब होती है, वो उसके बाद होती है, क्योंकि चेस्ट ट्यूब के लिए OT शिफ्ट करना, चीज़ें मंगाना, तब तक पेशेंट इंतजार सर नहीं कर वो जो रास्ता होता है वो भी सेकंड इंटरकोस्टल होता है, वो ट्रायंगल वो होता है। ट्रायंगल आपके पास आती है, यहाँ पर जो आपके सही पास है। है, उस ट्रायंगल, सेफ्टी ट्रायंगल जो आपके Yes, पास है, sir, वो- वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। लेकिन वो तब है जब आप टाइम गेन करके पेशेंट को बचा लोगे, ये वाली चीज़। समझ गए। यस सर, वरना तब तक, जब तक चेस्ट ट्यूब आती है, चीज़ें आती हैं ना, तब तक पेशेंट निकल जाता है। समझ गए। यस तो ये याद रखना कि नीमो इसी तरह ही आते हैं, पता लगे तो आपके पास होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। एग्जांपल इसलिए मैं नीमो के देता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट पास हुए जिसको दोनों साइड्स के नीमो होते थे, नीमोथोरैक्स। फाइनल ईयर के स्टूडेंट था भी पास आउट हुए, 1 साल हुए कि 2 सर बता रहे डॉक्टर आमिर उसके भी। बायलेटरल नीमो होते हैं, और होते कैसे, तो करवट लेता था, नीमो हो जाता था उसे। कितनी दफ़ा चेस्ट ट्यूब डली हैं उसकी, आपकी जाके नीडल हुई हैं, इन दी एंड जाके प्लूरल इशू। तो नीमो का याद रखें कि नीमो विल जो है ना पेशेंट को टाइम पास नहीं देती, तो नीमो पर पकड़ा जाना चाहिए, इसलिए एग्जामिनेशन पक्का होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाचा, लेट जाए। सर जो डिजीज़ होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं जो ब्रेकिया को अपनी तरफ खींचती हैं, हाँ। और कुछ दूर, अबे। तो वो किस तरह आप याद रखते हुए हमेशा मिक्स कर देते हैं सर? या देखो, फाइब्रोसिस होगा, ब्रोंकिएक्टेसिस अपनी तरफ खींच लेगी, इधर प्रेशर होगा उस तरफ कर देगी। न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स सारे जो ये है नीमो है, हीमो है, SOL है, कोई भी प्लूरल आपके पास फ्यूजन। प्लूरल फ्यूजन है, मैसेज का ऑपोजिट कर दो। सही है सर, जहाँ से प्रेशर होगा दूसरी तरफ कर दो। सही है सर। ओके सर, थैंक यू सर।